हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। ग्रुप 2 में सीआरबीए का पेपर हो चुका है। अब जो थर्ड एग्जाम है हमारा वो बेसिकली ओपन बुक होने वाला है, और ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे फोर्थ एग्जाम जो है हमारा बेसिकली फोर्थ पेपर जो है वो ओपन बुक होने वाला है। ओपन बुक से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेरी ये थी, सर कौन सा मटेरियल हम एग्जाम हॉल में लेकर जाएं। ठीक है, एक क्वेरी तो मैंने आपकी ये मान ली कि कौन सा मटेरियल लेके जाएं। अपनी तरफ से मैं बेसिकली एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ 15 मिनट में पेपर को कैसे हैंडल करना है, ओपन बुक स्पेशली फॉर द ओपन बुक, और 3 घंटे में हमें कैसे परफॉर्म करना है, क्या नहीं करना है, मैं वो भी लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है फॉर द ओपन बुक पेपर। ओपन बुक की पेपर की कंप्लीट बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली बात, व्हाट ओपन बुक एग्जाम एक्चुअली टेस्ट। देखिए, आईसीएसआई ने ओपन बुक पेपर आपके सिलेबस में रखा है तो कुछ सोच कर ही रखा होगा। क्या सोच कर रखा है कि वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता है। जब भी तो ओपन बुक है, उसको याद तो करवाना है नहीं, हमारे प्रैक्टिकल स्टैंडिंग। तो वो ये नहीं देखना चाहता कि आप कितनी बुक एग्जाम हॉल में लेके जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये बोल, हाउ मेनी बुक्स डू यू कैरी, वो ये नहीं देखना चाहता। वो ये भी नहीं देखना चाहता कि आप जो उसने क्वेश्चन पूछा है आप कितनी जल्दी पेपर में ढूंढते हो और उसको कॉपी पेस्ट करते हो। वो कॉपी पेस्ट नहीं देखना चाहता। तो जो स्टूडेंट अभी तक कॉपी पेस्ट करते आ रहे हैं, आंसर लिखते आ रहे हैं, पास्ट टाइम में उन्होंने लिखे हैं, तो आप बिल्कुल छोड़ दें। कॉपी पेस्ट नहीं देखना चाहता इंस्टीट्यूट। कॉपी पेस्ट कोई चाहता है? नहीं चाहता ना ओपन बुक से कि आपने देखिए सेक्शन 135 पूछा या फिर कोई भी एसडीजी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं मॉड्यूल से। क्या ये देखना चाहता है? नहीं देखना चाहता। क्या देखना चाहता है? उसी की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन। अगर कोई केस स्टडी आई हुई है या फिर कोई सिनेरियो दी हुई है, कोई सिचुएशन दी हुई है, कोई प्रॉब्लम दी हुई है, तो उस पर्टिकुलर केस में कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, वो एप्लीकेशन टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आंसर उसी उसमें आपको लिखना है। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है मैं हजार बार बात कर चुका हूं अभी तक। तो आंसर राइटिंग वाली वीडियो में सेपरेट वीडियो हमने बनाई हुई है, सीएसआर है, वहां पे भी बात कर चुके हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस में भी बात कर चुके हैं, तो बहुत बार बात कर चुके हैं। तो अब उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी इशू है तो एक बार वो वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं। अरेंज योर ओपन बुक मटेरियल प्रॉपर्ली। आज ही देखिए, अब आप सीआरबी का पेपर देकर आए होंगे तो आपको अपना ओपन बुक मटेरियल जो भी है वो अरेंज कर लेना अभी से। अगर किसी चीज का प्रिंट आउट नहीं है तो अभी से जल्दी फटाफट प्रिंट आउट ले लें और ठीक है अपने सामने रख लें। क्या, देखिए आपका आईबीसी, देखिए मैंने 3 सब्जेक्ट लेना है, सीएसआर के लिए, आईबीसी के लिए, लेवल लो के लिए। ठीक है, ये जो दो हैं ये ग्रुप 2 के हैं। यही सब्जेक्ट स्टूडेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं ओपन बुक के लिए। ये ग्रुप 2 के हो गए और ये ग्रुप 1 का हो गया हमारा सीएसआर। तो सीएसआर के लिए मैं बोलूंगा आईसीएसए का स्टडी मॉड्यूल सबसे अच्छा वही है। ठीक है, जो स्टूडेंट को ऑल कैरी करना ही है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, आईसीएसए का स्टडी मॉड्यूल। मास्टर इंडेक्स केस लो शीट, अगर किसी ने केस लो शीट बनाई है बहुत अच्छी बात है, मास्टर इंडेक्स तो बनाया ही होगा। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, कौन से चैप्टर का है, कौन से पेज नंबर पे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए मास्टर इंडेक्स स्टूडेंट ने बनाया होगा, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगर किसी इंस्टीट्यूट की उन्होंने क्लासेस ली हैं और उनके स्टडी मटेरियल या कोई नोट्स है, सभी नोट्स हैं, अगर उन्होंने उसमें से भी कुछ रेफरेंस लेके पढ़ा हुआ है तो आप वो भी कैरी करिए। गाइडेंस नोट ऑन सीएसआर आईसीएसआई, देखिए आईसीएसआई का एक गाइडेंस नोट है। ठीक है, किस पर? सीएसआर पर। तो मैं ये बेसिकली सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि वो भी कैरी करे गाइडेंस नोट ऑन द सीएसआर। बेयर एक्ट की बात मैं करता हूँ, बेयर एक्ट 2000 कंपनी एक्ट 2013 बिल्कुल लेके जाएंगे, आपको ले जाना चाहिए। ठीक है, एमसीए सर्कुलर्स, देखिए सीएसआर से रिलेटेड बहुत सारे सर्कुलर्स भी आए हुए हैं जो आपके स्टडी मॉड्यूल में होंगे ही होंगे, पर उनसे रिलेटेड, उनसे कुछ अलग हटकर भी हैं, तो वो सारे एमसीए सर्कुलर आप अपने पास रखेंगे। ठीक है, वो लेके जाएंगे। हो सकता है कोई एक एफएक्यू भी रिलीज किया था एमसीए ने, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और वो भी इंपॉर्टेंट है। आईसीएसआई सप्लीमेंट भी कैरी करना है आपको। ठीक है, अगर कोई है तो अमेंडमेंट तो देख लीजिएगा, रिवाइज करके जाइएगा और पेपर में लेके जानी है। ठीक है, अच्छा गाइडेंस नोट ऑन सीएसआर में एमसीए सर्कुलर सारे दिए गए हुए हैं। अगर किसी के पास गाइडेंस नोट ऑन सीएसआर नहीं है और इस टाइम पे वो अरेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो एमसी सर्कुलर तो लेके ही जाएगा। पर अगर किसी स्टूडेंट के पास गाइडेंस नोट ऑन सीएसआर है तो उसमें एमसी सर्कुलर ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ठीक है, तो सीएसआर के लिए ये सारी चीजें आपको रखनी है अपने पास, ये वाली चीज पेपर में लेकर जानी है, ये मस्ट 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 है। आईबीसी के लिए अगर मैं बोलूंगा तो आईसीएसआई का स्टडी मॉड्यूल लेके जाओ, मास्टर इंडेक्स, केस लो शीट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट, क्योंकि पेपर केस लो वाला आएगा तो आपको केस लो लिखने पड़ेंगे, और कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि पर्टिकुलर केस लो कौन सा एप्लीकेबल है, तो वो आपको करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट अगेंस्ट समरी नोट दिए हैं तो बेयर एक्ट आईबीसी का आईबीसी आपको लेके जाना है, और आईसीए का सप्लीमेंट मस्ट मस्ट मस्ट। यहाँ से क्वेश्चन इस बार देखोगे जितने पेपर भी अभी तक हुए हैं सब में अमेंडमेंट के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो ईएसजी का हो अमेंडमेंट में आए थे, एसएमसीएफ का पेपर हो उसमें भी अमेंडमेंट आए थे, सब जगह अमेंडमेंट 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 के क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 नंबर के ईएसजी में अमेंडमेंट के क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद अगर मैं लेबर लॉ की बात करूं, आईसीसी के स्टडी मॉड्यूल, मास्टर इंडेक्स, सप्लीमेंट्री शीट मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इस बार लेबर कोड्स आए हैं तो इसमें 276 पेज का सप्लीमेंट था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और न्यू लेबर कोड लेके जाएं आप। ठीक है, न्यू लेबर कोड आप लेके जाएं, और सप्लीमेंट्री शीट, सप्लीमेंट्री शीट में वैसे न्यू लेबर कोड्स हैं वो भी ले जाएं अगर किसी के पास न्यू लेबर कोड नहीं है तो, क्योंकि सप्लीमेंट्री शीट में जितने भी रेलेवेंट लेबर कोड्स हैं वो वहां पे दिए हुए हैं। जब भी तो 276 पेज की अमेंडमेंट आई, तो अगर स्टूडेंट के पास लेबर कोड्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसने रेफर किए थे अपनी पढ़ाई करते टाइम, तो बहुत अच्छी बात है, वो भी वो लेकर जाएगा। ठीक है,
अब रिवीजन बिफोर द एग्जाम, अब रिवाइज कैसे करें सर? ओपन बुक तो खुली किताब है, हमें कुछ याद नहीं करना। क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, गो थ्रू द मास्टर इंडेक्स। मास्टर इंडेक्स से ही खेलना है आपको, कल जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, आईबीसी का, सीएसआर का या लेवल का, मास्टर इंडेक्स से ही के साथ या केस फ्लो शीट के साथ ही आपको खेलना है। तो मस्ट गो थ्रू, 3 से 4 टाइम उसको आप गो थ्रू करोगे, बार बार गो थ्रू करोगे, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम तो आप करके ही जाओ। मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा हो सके वो करके जाओ, आप गो थ्रू करना है। व्हाट इज सेक्शन, आपको इस टाइम पे ये नहीं देखना व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज एसडीजी एंड व्हाट इज सोशल गवर्नेंस, ये नहीं देखना है। वेयर कैन आई फाइंड सेक्शन एक्स वाई जेड क्विकली, मतलब मैं कैसे जल्दी से उसको ढूंढ पाऊंगा, कौन से पेज नंबर पे होगा। तो इसलिए वो मास्टर इंडेक्स से आपको अच्छे से गो थ्रू आप कर पाओगे कि कौन सा सेक्शन, कौन सा प्रोविजन, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन से पर्टिकुलर पेज नंबर पर है, कौन से बेसिकली चैप्टर में है, ये आप मास्टर इंडेक्स से अच्छे से गो थ्रू कर पाएंगे। तो फोकस किस पे करना है? व्हाट इज सेक्शन एक्स वाई जेड नहीं, वेयर कैन आई फाइंड सेक्शन एक्स वाई जेड क्विकली, ठीक है। रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, सारी केस स्टडीज आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। सबसे पहला काम रिवाइज करना है केस स्टडीज को, रिवाइज करना है हाई वेटेज चैप्टर फ्रॉम मैराथन। मैराथन आपको सीएसआर और आईबीसी और बेसिकली लेबर लॉ की मैराथन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ठीक है। वहां से हाई वेटेज चैप्टर का आप मैराथन करिए, हाई वेटेज चैप्टर्स का करिए, और उसके बाद रिवाइज अमेंडमेंट एंड इंपॉर्टेंट सर्कुलर, जितने भी अमेंडमेंट और इंपॉर्टेंट सर्कुलर उनको भी रिवाइज करके जाइए आप, ठीक है। आपने बहुत बार रिवाइज कर लिया होगा, ओपन बुक पढ़ लिया होगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैराथन पे फोकस करिए, मास्टर इंडेक्स पे फोकस करिए, केस फ्लो शीट पे फोकस करिए, खुद से पढ़ने मत बैठिए, ठीक है। एक एक पेज पे लड़के खुद से रिवाइज करने से कोई लॉजिक नहीं है। मैराथन करिए, मास्टर इंडेक्स करिए, और केस फ्लो शीट पे सबसे आईबीसी वाले बच्चे जो हैं केस फ्लो शीट बहुत अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। सारी जितनी भी जजमेंट्स हैं, उनकी जो भी समरी तैयार की गई है आपने, वो अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। हाउ टू यूज 15 मिनट, 15 मिनट्स आपको कैसे यूज करने हैं? रीड द एंटायर क्वेश्चन पेपर, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वन। देखिए क्वेश्चन वन जो है, अभी तक के पेपर देखे, क्वेश्चन वन डिफिकल्टी आता है, ठीक है। क्वेश्चन वन पहले भी डिफिकल्ट आता था, आज भी डिफिकल्ट आता है। तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन वन पकड़ के बैठ रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि क्वेश्चन वन नहीं उठाना है। क्वेश्चन नंबर 6, 5, 4, 3 जो भी उठाना है उठाओ, क्वेश्चन नंबर वन मत उठाओ, ठीक है। तो डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन, आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन, इजी स्कोरिंग क्वेश्चन, डिसाइड द सीक्वेंस। देखिए इतनी बार आपने ओपन बुक पढ़ लिया है अभी तक, ठीक है, पढ़ लिया होगा, 2-3 बार अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किस पेज नंबर तो याद नहीं होंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट है, किस चैप्टर का, ये तो पता चल गया होगा। कौन सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे वहां पर। तो आप ये तो पता लगा लोगे कौन सा स्कोरिंग है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, कौन सा मुझे पहले अटेम्प्ट करना है, तो बस वही करना है 15 मिनट में, ठीक है। और सीक्वेंस पता लगाना है किस सीक्वेंस में मैं पेपर अटेम्प्ट करने वाला हूं। तो ये क्लियर रोड मैप 15 मिनट में आपके दिमाग में रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। हाउ टू सर्च, अब ढूंढना कैसे है ये भी मैं बता देता हूं कि ढूंढना कैसे है। रीड द कंप्लीट क्वेश्चन केयरफुली, पूरे क्वेश्चन को कंप्लीटली बेसिकली रीड आउट करना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन बुक पेपर है, तो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड आएगा, तो उस ट्विस्ट को आपको पकड़ना पड़ेगा। इसलिए आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 2 बार हो सके तो 2 बार भी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, जब भी आप रिलेवेंट आंसर ढूंढ पाओगे। उसके बाद आइडेंटिफाई करना कि प्रोविजन है, रेगुलेशन है, थ्योरी है, या केस स्टडी है, केस लो बेस्ड है, ठीक है। उसी हिसाब से तो आप बेसिकली सर्च करना स्टार्ट करोगे। अगर उसने पूछा कोई प्रोविजन बेस्ड है, आपको लॉजिकल रीजनिंग देनी है, प्रोविजन बेस्ड है, तो आपको सेक्शन पे जंप करना पड़ेगा, सेक्शन ढूंढना पड़ेगा, सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। थ्योरी वाला है तो थ्योरी के अकॉर्डिंगली, और केस लो बेस्ड है तो केस लो, यानी मुझे फिर बेसिकली जजमेंट ढूंढनी पड़ेगी। तो आपको आइडेंटिफाई सबसे पहले यही करना है कि वो प्रोविजन है, रेगुलेशन बेस्ड है, या थ्योरी बेस्ड है, या फिर केस स्टडी और केस लो बेस्ड है। सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना है। इफ यू चूज अ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सब पार्ट्स टुगेदर, मतलब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 उठाया और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सब पार्ट है, तो आपको तीनों सब पार्ट एक साथ ढूंढने हैं और फिर उन्हें एक साथ अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन नंबर 2 उठाया, आपने ए पार्ट मिल गया उसे अटेम्प्ट कर दिया, बी पार्ट फिर बी पार्ट ढूंढने लगे, फिर मिला, फिर अटेम्प्ट कर दिया, सी पार्ट ढूंढने लगे, सी पार्ट मिला, फिर अटेम्प्ट कर दिया। नहीं, टाइम वेस्ट होगा थोड़ा, एक एक मिनट कीमती है, ठीक है। तो आपको तीनों बेसिकली सब पार्ट एक साथ ढूंढने हैं, मिल गए अच्छी बात है, उसको अटेम्प्ट करना है। अब देखो, अगर कोई सा नहीं मिलता है, हो सकता है इतनी एग्जाम प्रेशर में आप वहां पे बैठे हुए हो, 3 घंटे आप अपना इन्वेस्ट कर पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। इतना प्रेशर होगा आपके पास, अभी तक 3 पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं, दो बहुत मॉड्यूल है, वो तो बेसिकली 5 से 6 पेपर दे के बैठे हुए हैं अभी तक। जब ये ओपन बुक एग्जाम देंगे तो उस टाइम पे बहुत प्रेशर होगा आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेपर है ओपन बुक एग्जाम, और इसी में स्टूडेंट के मार्क्स थोड़े कम आते हैं, तो बहुत प्रेशर होगा, बहुत स्ट्रेस में होगे। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हो सकता है वो आपका आंसर ना मिले, ऐसा बहुत ज्यादा चांस है, 60 to 70% चांस है एक बारी में आंसर ना मिले, ढूंढने से भी ना मिले। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। अंडर एग्जामिनर प्रेशर, ये मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी हुआ है। एग्जामिनेशन का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, पहले आंसर ढूंढने बैठते हैं, नहीं मिलते, फ्रस्ट्रेट होते हैं कि कुछ क्यों नहीं मिल रहा। वहां पे क्या करना है, माइंड को बिल्कुल शांत करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। हो सकता है वो आंसर ना मिले, पर क्वेश्चन नंबर 3 के आपको सारे पार्ट मिल जाए, क्वेश्चन नंबर 3 के आपको सारे पार्ट मिल जाए, मैं बोल रहा हूँ होता है ऐसा, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट मिल जाए, क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट मिल जाए, क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट मिल जाए, पर वो क्वेश्चन नंबर 2 के ही नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। जब आपको नहीं मिले आंसर, 5 मिनट हो गए मुझे आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है, मैं क्या करूं,
तो आपको उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, मेरी बात मानो, क्वेश्चन नंबर जब आगे के मिल जाएंगे आपको, दोबारा से क्वेश्चन नंबर 2 पे आना, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मिल जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर 2 क्यों नहीं मिल रहा था? वो क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि प्रेशर बहुत था आपके पास, स्ट्रेस बहुत था, पहला ही क्वेश्चन था आपको। ठीक है, तो ये बहुत प्रेशर बिल्डअप हो गया था, इसलिए वो नहीं मिल रहा था। वो सामने ही रखा था आपके, पर आपको मिल नहीं रहा था क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस इतना था, एग्जाम का प्रेशर इतना था, आपको वो सामने दिखी हुई चीज भी नहीं मिल रही थी। पर जब आपको 4 चीजें मिल जाएंगी तो वो सेकंड क्वेश्चन भी आराम से इजी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, डू नॉट स्पेंड एक्सेसिव टाइम लोकेटिंग वन आंसर, सेट अ टाइम लिमिट फॉर एवरी क्वेश्चन। देखो 180 मिनट है आपके पास और 100 नंबर का पेपर है, तो 100 नंबर का पेपर है तो 1.8 मिनट हो गई, एक क्वेश्चन नंबर 5 मिनट का, तो 9 मिनट हो गए। ठीक है, 9 मिनट हो गए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो इतना ही टाइम लगाना है। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाए, कुछ क्वेश्चन में 8 मिनट लग जाए, ऐसा भी होगा। ठीक है, पर इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा आगे बढ़ो। टारगेट वो 100 मार्क्स पेपर, 100 मार्क्स पेपर टारगेट, कुछ नहीं मिलेगा उसका रेलेवेंट लिख के आना, जैसे कि लास्ट टाइम वीडियो में बताया। अगर कोई क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं मिला सर, उसको कैसे अटेम्प्ट करें, लास्ट वीडियो में बिल्कुल बताया था मैंने कैसे अटेम्प्ट करना है। कंप्लीटली ब्लैंक, कुछ नहीं छोड़ के आना है। अगर आप इसको कंप्लाई करोगे ना, अगर आप इसको कंप्लाई करोगे तो आपका 100 मार्क्स का पेपर होके ही रहेगा। ओपन बुक में सबसे ज्यादा शिकायत, सर 100 मार्क्स का पेपर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? एक आंसर को ढूंढने में ही सारा टाइम लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं हो पाता। तो आपको टाइम लिमिट मेंटेन है, जो नहीं मिल रहा है उसको हमें लास्ट 1 घंटे में दोबारा से उसके पास आना है और उसको एक बार फिर से टाइम देना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द रियल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओपन बुक के लिए। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट की दिक्कत क्या है, स्टूडेंट की दिक्कत पता है क्या है? केस स्टडी पढ़ी, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कोई सा भी हेडिंग मिल गया, कोई सा भी इंपॉर्टेंट मिल गया कि हाँ एसडीजी के ऊपर क्वेश्चन है, कुछ भी दिया हो एसडीजी के ऊपर क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा हो, वो नहीं मैटर करता, वो नहीं देखा हमने, ढंग से नहीं पढ़ा, बस हाँ जल्दी जल्दी में एसडीजी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो एसडीजी का रिलेवेंट कुछ भी उठाया और वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती, इसलिए मार्क्स नहीं मिलते ओपन बुक में। आपको करना क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द रियल रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आपको क्या पूछ रहा है वो आइडेंटिफाई करना, कौन सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, कौन सा प्रोविजन पूछ रहा है, क्या कंक्लूजन वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, लास्ट में लिखा होता है ना कि जस्टिफाइड है नहीं है, उसका एक्शन वैलिड है नहीं है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग वैलिड है नहीं है, वो पूछता है ना। तो व्हाट कंक्लूजन इज एक्सपेक्टेड, व्हाट प्रोविजन इज रिलेवेंट, व्हाट कॉन्सेप्ट इज इन्वॉल्व एंड व्हाट एग्जैक्टली द एग्जामिनर इज आस्किंग। तो ये आपको पकड़ना बहुत जरूरी है, जब भी आप क्वेश्चन रीड आउट करेंगे ये चीजें अपने हाथ पे रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको अपने हाथ पे पता होनी चाहिए कि ये चीजें वो पूछ रहा है, उसी हिसाब से मुझे आंसर आइडेंटिफाई कर रहा है। अगर आप ऐसे करोगे कि यहाँ रेलेवेंट कुछ भी देख लिया, ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का क्वेश्चन है, क्या इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के बारे में पूछ रहा है वो, आप अब इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का पूरा रूल लिख के आ गए, आपने ये तो आइडेंटिफाई किया नहीं वो पूछ क्या रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। द बिगेस्ट मिस्टेक द स्टूडेंट मेक इज आइडेंटिफाई द प्रोविजन रेलेवेंट पैराग्राफ, कॉपिंग अ पैराग्राफ फ्रॉम द मॉड्यूल, दिस अप्रोच जनरली डज नॉट फैच गुड मार्क्स। इससे आपको अच्छे नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अवॉइड कॉपी पेस्ट, देखिए आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी ना। आईसीएसआई बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप कॉपी पेस्ट करके आए, इसलिए उन्होंने ओपन बुक का एग्जाम इसलिए नहीं रखा कि आप कॉपी पेस्ट करके आए वहां पे। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड होता है ओपन बुक का पेपर, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, राइट योर ओन लैंग्वेज, यूज की पॉइंट, यूज रिलेवेंट प्रोविजन, अप्लाई द प्रोविजन टू द फैक्ट, गिव अ प्रॉपर कंक्लूजन। तो ये सीक्वेंस आपको होने वाला है बेसिकली। ठीक है, आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है। प्रोविजन हो सकता है आपको एग्जैक्ट लिखना पड़े, ठीक है, प्रोविजन आप एग्जैक्ट लिख के आओ, पर एनालाइज जब भी फैक्ट एनालाइज करोगे अपने वर्ड्स में लिखोगे, कंक्लूजन लिखना चाहोगे अपने वर्ड्स में लिखोगे, किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन पूछा गया तो वो अपने वर्ड्स में लिखोगे। ठीक है, तो वो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, वो कहां से लाओगे कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं करना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। और मस्त 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 है, जो भी पढ़ते टाइम आपने की पॉइंट्स, जो भी समरी बनाई थी या की पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, वो आपके आंसर में इंकॉर्पोरेट होने चाहिए। ठीक है, कॉपी पेस्ट पे ज्यादा फोकस मत करना। आप सोचो कि कोई एक पैराग्राफ मॉड्यूल का, मैं कहूँ 5 लाइन का एक पैराग्राफ अगर आप कॉपी करने बैठे ना, तो आपका इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा कि बाकी का पेपर छूट जाएगा। तो आपको वो नहीं करना। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से ओपन बुक के लिए स्ट्रेटेजी थी एक। ठीक है, और क्या क्या आपको लेके जाना है वो मैंने क्लियरली बता दिया। अब किसी से पूछना नहीं है और बार बार इस चीज में दिमाग नहीं लेके जाना लगाना है कि अब मुझे क्या पेपर में लेके जाना है ओपन बुक के लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से थी। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल ओपन एक्सीएस। थैंक यू सो मच।